हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड के इस बजट से आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्ट्स और स्कीम पर सवाल बनने वाले होते हैं। तो एग्जाम में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस बजट के कोर पॉइंट्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए क्लास करते हैं शुरू, और इसके हम आखिरी में 20 एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे जो कि इस बजट से पूरे टोटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट का जो संवैधानिक प्रावधान है और परिचय है इसका क्या है। तो यहाँ पे बात करें परिभाषा की, तो भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को यहाँ पे प्रस्तुत करना एक संवैधानिक बाध्यता है, जिसमें क्या है सरकार आगामी वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय यानी कि खर्चों का क्या लेखा जोखा यहाँ पे देती है कि इतना खर्च होगा, इतना क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, जो भारत का संविधान है उसमें कहीं पर भी बजट यहाँ पे लिखा नहीं गया है। बजट की जगह क्या लिखा आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा होता है। तो ये पॉइंट है, नोट कर लेना। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे वर्तमान में उत्तराखंड है सरकार, तो उसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इन्हीं के पास क्या वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, और इन्होंने क्या किया है 2026-27 का बजट यहाँ पे पेश किया है। हालांकि ये बजट फरवरी में यहाँ पे हो जाता है, मतलब पेश किया जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब आने वाले एग्जाम जो है उसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने क्या है एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, जिसमें आपको फुल रिवीजन हो जाएगा, पूरा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें बजट से, और क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट की, तो यहाँ पर अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार क्या प्रतिवर्ष संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, यानी कि बजट। लेकिन मैंने बता दिया आपको, बजट शब्द नहीं है संविधान में यूज, ओनली यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो कि अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अनुच्छेद 202 की बात करेंगे, तो इसके तहत राज्यपाल को हर वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति और व्यय का यहाँ पे विवरण राज्य विधानमंडल के सामने यहाँ पे रखना होता है। किसके तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। और बजट के आंकड़ों की बात करें, तो बजट हमेशा 3 साल के आंकड़े यानी कि पिछले वर्ष के वास्तविक और चालू वर्ष के अनुमानित और अगले वर्ष के प्रस्तावित जो आंकड़े होते हैं उनको उनसे प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पे प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कितने साल के आंकड़े होते हैं, 3 साल के। बात करेंगे उत्तराखंड में प्रथम बजट की, तो 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे श्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने पेश किया था। और निर्वाचित सरकार का पहला बजट जो है वर्ष 2002-03 में नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। ठीक, बात करेंगे अब जो 2026-27 के बजट का आकार और इसके मुख्य आंकड़े हैं, इसके हम देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो इसके परिचय की, बजट का आकार राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने वाले कुल अनुमानित व्यय को यहाँ पे खर्चों को दर्शाता है, जिससे क्या है राजकोषीय प्राथमिकताओं को नीतिगत दिशा यहाँ पे पता चलती है कि कहाँ पे कितना पैसा लगने वाला है, नीतियों में कितना पैसा खर्च होगा। जैसे देख लेंगे जो उदाहरण के तौर पे बजट का जो कुल आकार है कुल व्यय के बराबर होता है। ठीक है, जितना जो आकार होगा, टोटल जो बजट का आकार है वो किसके बराबर होगा, खर्चों के बराबर होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम जहाँ पे खर्च करने वाले हैं पूरे साल में, तो वही तो बजट है ना। जैसे मान लो आप कोई चीज लेने जा रहे हो मार्केट में, तो आपका जो आपने जहाँ पे खर्च करने की सोची है, तो आपका एक मान लो 1,000 रुपए का आपने खर्च करने का सोचा है, तो वो आपका क्या है उस दिन के मार्केट का बजट है। तो बजट भी यही है, कहने का मतलब है कुल आकार जो होता है बजट का वो कुल खर्च के बराबर होता है, सिंपल सा। और इस वित्तीय वर्ष में ऐतिहासिक रूप से कितने रुपए करोड़ का यहाँ पे निर्धारित किया था, यहाँ पे 1,11,703.21 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। फिक्स है ये याद कर लेना, एग्जाम में एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट पूछ सकते हैं अगर यहाँ पे किस्मत अच्छी रही तो। ठीक, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1,11,703.21 करोड़ रुपए है। इंपोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट की बात करें तो बजट का आकार बता दिया, इतना है। बजट में वृद्धि की बात करते हैं, तो ये बजट पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% की सशक्त वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि पिछले वर्ष से 10.41% ये अधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी है, बट ये है कि याद रखना है ये चीजें। कुल राजस्व व्यय की बात करें तो राज्य का अनुमानित जो राजस्व व्यय है वो है 64,989.44 करोड़ रुपए। और पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल पूंजीगत व्यय है 46,703.77 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें पूंजीगत परिव्यय यानी कि 18, ठीक है ये इतना नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे तो इससे कुल प्राप्तियां ये हैं 1,10,143.12 करोड़ के अनुमानित यहाँ पे क्या है राजस्व प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियां का मतलब कलेक्शन, जो कलेक्शन किया हुआ है वो है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था में निधि का प्रवाह, यानी कि रुपया कहां से आता है और कहां को जाता है।
रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे। अब जो रुपया है वो आने का क्रम, ये तंत्र दर्शाता है कि सरकार के पास किन मुख्य स्रोतों से राजस्व का यहाँ पे प्राप्त होता है। तो पहला है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो स्वयं कर राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्शन जो होता है उसकी है कुल प्राप्तियां 28.85% यहाँ पे टैक्स कलेक्शन से यहाँ पे कर राजस्व से प्राप्त होती है। और दूसरा है लोक ऋण, ठीक है, पब्लिक डेट जो होता है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होता है जो कि कुल प्राप्तियों का 24.04% ये लोक ऋण है। केंद्र सरकार की सहायता का अनुदान की बात करें तो 20.59% और केंद्रीय करों में जो राज्यांश है वो कुल प्राप्तियों का 19.39% यहाँ पे है। अब बात करेंगे रुपया जाने का क्रम यानी कि एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पे इनकम तो आ गई, अब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं राज्य सरकार से। तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा खर्चे होते हैं, सबसे बड़ा जो मद है वो है वेतन भत्ते और मजदूरी का देना। तो यहाँ पे होता है 25.45% का खर्च। वृहद और लघु निर्माण कार्य में कुल व्यय का 12.49% और पेंशन व सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट लाभ की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है 12.45% का खर्च होता है। और निवेश ऋण की बात करें तो कुल व्यय का 9.08% यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है इसकी, ये सिंपल सा समझा रखा है कि जो ये आता है आय है और व्यय है। जैसे यहाँ पे मान लो राज्य के खजाने में 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 24 रुपए यानी कि 24% है ना, 24.4% है, तो ये लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेट से आते हैं। तो और खर्च होने वाले जो 100 रुपए हैं उसमें से 25 रुपए कर्मचारी के वेतन, तो एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है। तो अब देखेंगे बजट की प्रमुख अवधारणाएं जिसमें केदार, मानस और संतुलन की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सर्वांगीण आध्यात्मिक सामाजिक विकास को एक नई वैज्ञानिक दिशा देने के लिए विशिष्ट रणनीति अवधारणा यहाँ पे तैयार की है। जिसमें केदार मॉडल की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों की बुनियाद की विकास के लिए यह जरूरी है। इसमें केदार का फुल फॉर्म जो है कौशल विकास, ई से इकोलॉजी संवर्धन, डी से धरोहर संरक्षण, ए से अवसंरचना निर्माण और आर से रिवर्स माइग्रेशन। मानस मॉडल की बात करें तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए यह जरूरी है। जिसमें इसकी फुल फॉर्म में मानस का एम से मंगलकारी, ए से अवसर युक्त, एन से नवोन्मेषी और ए से आध्यात्मिक, एस से सांस्कृतिक गतिविधियां। अब बात करेंगे संतुलन मॉडल की। तो संतुलन मॉडल का जो है इसका है संतुलित राज्य विकास के स्तंभ में, जिसमें संतुलन की फुल फॉर्म है एस से समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो ये हो गए इसके केदार, मानस और संतुलन के फुल फॉर्म और उसे किस मॉडल पर आधारित है। अब यहां पर आता है ज्ञान मॉडल। तो पहले देख लेते हैं इनका ज्ञान मॉडल का, देख लेते हैं क्या है। ज्ञान की फुल फॉर्म है जी से गरीब कल्याण, वाई से युवा कल्याण, ठीक है, और एन का फुल फॉर्म है नारी सशक्तिकरण और अन्य मुख्य योजनाएं, और ए से यहाँ पे है अन्नदाता कल्याण यानी कि कृषि और उद्यान से रिलेटेड है, ठीक है। तो जी, वाई और ए और एन की फुल फॉर्म यहाँ पे है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसके मॉडल पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है। तो पहले जी की बात करें तो यानी कि गरीब कल्याण और युवा कल्याण की, इसमें अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित हुए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में है 298.35 करोड़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं के लिए 60.00 करोड़ रुपए यहाँ पे हुए हैं। अब अभी याद कर लेना, ठीक है। स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं हेतु 60 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 62.29 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। अन्नदाता यानी कि ए से कृषि और उद्यान की बात करेंगे तो मिशन एप्पल के तहत सेब उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपए। ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु 39.90 करोड़ और दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 32 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। नारी सशक्तिकरण और अन्य मुख्य योजनाओं की बात करेंगे तो पहली योजना है इसमें नंदा गौरा योजना। इसमें बालिकाओं हेतु 220 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट की बात करेंगे तो 30 करोड़ रुपए। ईजा बोई सगुन योजना के तहत प्रसूता यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए 14.13 करोड़ रुपए और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी इसके क्रियान्वयन हेतु विशेष रूप से 5 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया है। और कमेंट में बताएंगे कि यूसीसी है जो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक। बात करेंगे पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1050 करोड़ रुपए यहाँ पे बांटे गए हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो राज्य में प्रसूताओं की पोषण सुरक्षा और सहायता के लिए
ईजाबोई सगुन योजना, इसके तहत 14.13 करोड़, इसको आप वैसे याद कर सकते हो 14 और 13, ठीक, 14-13 किसके लिए? ईजाबोई सगुन योजना के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे एफआरबीएम अधिनियम और अनुपालन, एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन और राजकोषीय वित्त स्थिति की बात हम करते हैं। इसमें एफआरबीएम एक्ट होता क्या है, पहले सबसे पहले तो देखते हैं। एफआरबीएम एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है पहले फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये 2003 में भारत में सरकारी वित्तीय प्रबंधन को जिम्मेदार, अनुशासित और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राजकोषीय घाटे और ऋण को यहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड की मजबूत राजकोषीय स्थिति की, तो राजस्व अधिक की बात करें, रेवेन्यू सरप्लस की यहाँ पे बात करेंगे तो राज्य मुनाफे में है। इसके अकॉर्डिंग ये अनुमानित रूप से 2536.33 करोड़ रुपए सरप्लस में चल रहा है, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस में। और राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीएसडीपी का 3% के भीतर यहाँ पर भी ठीक है, यानी कि कुल जो घाटा है वो 12,569.79 करोड़ है, जो कि क्या है, एफआरबीएम की मानक सीमा के अंतर्गत है। तो ये अभी बिल्कुल ठीक पे चल रहा है। और पब्लिक डेट की बात करेंगे तो जीएसडीपी का 32.50%, यानी कि ये भी सीमा के भीतर ही है। तो ये तीनों चीज क्या है, ठीक होते हैं एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत। कहने का मतलब क्या है, उत्तराखंड शासन वित्तीय अनुशासन के सभी जो मानक हैं जो कि एफआरबीएम एक्ट के तहत हैं, तीनों मानक इसमें ये क्या है, पूर्ण रूप से खरा उतरा है, जिससे भविष्य के विकास कार्यों के लिए उधारी सुरक्षित सीमा में बनी हुई है। अब बात करेंगे राजस्व आधिक्य यानी कि सरप्लस सूत्र की, तो रेवेन्यू सरप्लस कब होता है, जब रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अधिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं बजट का सेक्टरवार खर्च, यानी कि सेक्टोरल खर्च और जीएसडीपी घटक। अब आपको यहाँ पे एक एक यहाँ पे ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेक्टरवार बजट आवंटन में सबसे ज्यादा यहाँ पे किसको खर्चा हुआ है, कहाँ पे खर्चा हुआ है। तो सामान्य सेवाएं जो कि जनरल सेवाएं, जैसे कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, पुराने कर्ज का ब्याज इसमें शामिल है। दूसरी जो है, दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है सोशल, यानी कि सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाओं में, जिसमें जैसे मानव संसाधन विकास से, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक कल्याण के लिए खर्च किया गया है। आर्थिक सेवा की बात करें तो रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, जैसे कि कृषि, सिंचाई, सड़क, उद्योग, इनमें खर्च हुआ है। और चौथा जो क्षेत्र है वो है स्थानीय निकायों को अनुदान दिया है, पंचायत और नगर निकायों को विकेंद्रीकृत विकास निधि के तहत। अब बात करेंगे इसमें जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसके घटक क्या है, और ये 2025-26 के अकॉर्डिंग होंगे, तभी यहाँ पे हमें 26 में पता चलेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राइमरी सेक्टर, ये जीएसडीपी में 9.59% का योगदान मिला है। मैंने बताया था ना शुरू में ही, 3 साल का आंकड़ा होता है, एक तो होता है करंट का आंकड़ा जो कि 2026 का चलेगा, और एक होता है उससे पहले का 2025 का कि कितने उसमें रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, और एक चलेगा 2026 का और 27 का, जिसमें क्या होगा, आने वाला जो 26 का पूरा साल होगा और 27 का होगा उसमें मार्च तक, फरवरी तक, तो उसमें क्या बोलते हैं, ये पता चलता है कि कितना खर्च करना है। तो यहाँ पे जो ये है घटक क्या है अर्थव्यवस्था के, तो ये 2025-26 के हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 9.59% का योगदान यहाँ पे दिया गया है जीएसडीपी में। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 39.95%, और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र की बात करें तो जीएसडीपी में सर्वाधिक जो कि 50.46% है। ये जो तृतीय क्षेत्र है उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, इसका मुख्य जो स्रोत है सेवा, ये जीएसडीपी का, ये सेवा क्षेत्र पर टिका हुआ है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो आधा योगदान है, यानी कि 50.46%, ये तृतीय क्षेत्र का है, टर्शियरी सेक्टर का है, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पे जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय और जेंडर बजट की, जिसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो कि है, प्रचलित भावों पर उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद लगातार क्या है, प्रगति पथ पर है, जिसमें वर्ष 2024-25 की बात करें तो 3,47,000 करोड़ था, और 2025-26 की बात करें तो 3,81,000 करोड़ यहाँ पे रहा है। बात करें प्रति व्यक्ति आय और तुलनात्मक ग्राफ की, तो यहाँ पे उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,73,921 है, और राष्ट्र की कितनी है, यानी कि भारत की 2,19,575 रुपए है। तो कहने का मतलब है उत्तराखंड क्या है, प्रति व्यक्ति आय में भी देश से आगे चल रहा है उत्तराखंड राज्य, ठीक है, देश के पर कैपिटा इनकम से आगे है। बात करेंगे अब इसमें जेंडर बजट की, जो कि महिला विकास, कल्याण और सुरक्षा की, जो सुरक्षा से जुड़ी योजना है उनके लिए जेंडर बजट में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें जेंडर बजट का कुल प्रावधान है 19,692.02 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष का जो प्रावधान था वो 16,961.32 करोड़ 32 करोड़ यहाँ पे था,
और इस वर्ष भी इसमें आप देख सकते हैं लगभग 3,000 की यहाँ पे वृद्धि हुई है, 3,000 करोड़ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, यहाँ पे इसका ये प्रति व्यक्ति आएगा। उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनकी औसत पर कैपिटा इनकम कितनी है? राष्ट्रीय औसत से 54,336 रुपये अधिक है, जो राज्य की सशक्त और आर्थिक प्रगति को यहाँ पे प्रदर्शित करती है। तो ये तो हो गया पूरे बजट का हमारा क्या है कैसा है। अब यहाँ पे क्विक फैक्ट देखते हैं, जिसमें बजट की बात करें तो कुल आकार इतना है, जो कि वृद्धि हुई है 10.41%। वित्त मंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 202 के अंतर्गत ये पेश किया जाता है। और जेंडर बजट आवंटन की बात करें तो 19,692.02 करोड़ या जेंडर बजट आवंटन किया गया है। राजकोषीय एवं आर्थिक संकेतन की बात करें तो राजस्व आधिक्य कितना है? 2536.33 करोड़। राजकोषीय घाटा 3% यानी के अंदर है, यानी कि सुरक्षित सीमा के अंतर्गत है FRBM एक्ट के तहत। और प्रति व्यक्ति आय जो है 2,73,921, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और सर्वाधिक आय का जो स्रोत है वो कहाँ है? वो कहाँ से होता है? राजस्व, राज्य का अपना राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्शन से यहाँ पे होता है। 28.85% यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे यहाँ पे केदार, मानस, ज्ञान और संतुलन जैसी योजनाओं के फुल फॉर्म यहाँ पे याद करने पड़ेंगे आपको। किसी से भी पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो ये तो थे कंप्लीट बजट का एक बार हमने रिकैप कर लिया है, रिवीजन कर लिया। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिसमें उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट 3 मई 2001 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? रमेश पोखरियाल निशंक थे। उत्तराखंड गठन के बाद अंतरिम सरकार के पहले वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, जिसने राज्य का पहला बजट पेश किया था। जबकि राज्य की जो प्रथम निर्वाचित सरकार है उनका पहला जो बजट था 2002-3 में ND तिवारी जी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का वार्षिक बजट यहाँ पे पेश किया गया है? तो 1,1,1,703.21 करोड़ यहाँ पे पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है? तो 202 अनुच्छेद के अंतर्गत करवाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण किसके अंतर्गत आता है? यह आता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब कि बजट का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है? 112 के अंतर्गत है। लेकिन जो राज्य का बजट है वो 202 के तहत यहाँ पे है, ठीक है। ये बात करें उत्तराखंड बजट 2026-27 में रुपया आता है जो कि प्राप्तियां, इसके अंतर्गत राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है राज्य का स्वयं का राजस्व कर, यानी कि टैक्स से जो होता है वो है। और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो है लोक ऋण, यानी कि पब्लिक डेट जो होता है वहां से आता है, ठीक। बात करें अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार के खर्चे यानी कि रुपयों में सबसे अधिक प्रतिशत धन किस मद में व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है? तो वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठानों में खर्च होता है, जो कि है 24 राज्य कितना है 25.45% ये खर्च होता है। उसके बाद जो निर्माण कार्य है उसमें 12.49% खर्च होता है। अगला क्वेश्चन बजट 2026-27 में उल्लिखित केदार मॉडल के अंतर्गत अक्षरों का जो सही पूर्ण रूप है फुल फॉर्म यानी कि क्या है? तो केदार का फुल फॉर्म है कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और रिवर्स माइग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु जो है संतुलन मॉडल, इसमें प्रथम अक्षर जो एस है और एकक ए किसको प्रदर्शित करता है? तो जो संतुलन का एस है वो समावेशी विकास को प्रदर्शित करता है और जो ए है वो आत्मनिर्भर को प्रदर्शित करता है। और बाकी ये सब फुल फॉर्म लिख लें और पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के अनुसार उत्तराखंड का अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितने करोड़ रुपए रखा गया है? तो 12,579.70 करोड़ रुपए रखा गया है फिस्कल डेफिसिट। बात करें अगले क्वेश्चन की जेंडर बजट, इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो जेंडर बजट के लिए 19,692.02 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बात करेंगे जो जेंडर बजट है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा साल 2007 और 2007-8 में पहली बार मुख्य बजट के साथ ये जेंडर बजट पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित भावों पर 2025-26 के लिए कितना आकार अनुमानित यहाँ पे किया गया है? तो ये किया है 3,81,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए आंकी गई है? तो ये आंकी गई है 2,73,921 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे बात करें बजट 2026-27 के सेक्टर वार यानी कि सेक्टोरल एक्सपेंडिचर के अनुसार सरकार सर्वाधिक राशि किस सेक्टर पर खर्च करेगी। तो सामान्य सेवाएं जो होती हैं उस पर सबसे ज्यादा क्या है खर्च करने वाली है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के घटक 2025-26 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक यहाँ पे रहा है। तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक यहाँ पे योगदान रहा है जो कि 50.46% है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र है जो कि 39.95% यहाँ पे रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है जिसमें 9.59% ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के ज्ञान मॉडल के अंतर्गत एन अक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ग के सशक्तिकरण को समर्पित है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। और नारी सशक्तिकरण के लिए नंदा गौरा योजना हेतु 220 करोड़ रुपए यहाँ पे, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के हेतु 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड बजट में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण को नियंत्रित करना, जो कि 2003 में लागू हुआ है। और यहाँ पे बात करें उत्तराखंड लोक ऋण सुरक्षित विधिक सीमा यानी कि जीएसडीपी के 32.50% के भीतर ये आता है। बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में राज्य के भीतर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो ये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें देश में समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने हेतु और उसके कुशल संचालन हेतु इस बजट में विशेष तौर पर 5 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड बजट 2026-27 में अन्नदाता वर्ग के आर्थिक संवर्धन हेतु मिशन एप्पल योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये 42 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बात करें इसके अतिरिक्त ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विकास और धार्मिक कॉरिडोर अवसंरचना के तहत हरिद्वार गंगा कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर प्रत्येक योजना हेतु कितनी बजटीय राशि यहाँ पे तय की गई है। तो ये 10-10 करोड़ रुपए यहाँ पे तय किए गए हैं हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए अलग अलग से 10-10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड बजट 2026-27 के विभाग आवंटन यानी कि डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन में किस प्रशासनिक विभाग को सबसे बड़ा यहाँ पे बजटीय हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय आदि विभाग को सबसे ज्यादा बजट यहाँ पे बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड बजट 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग कितनी धनराशि का वित्तीय प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है 1327.73 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो दोस्तों ये था बजट इस बार का। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।